मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन और चंद्रयान-3 की सफलता का किया उल्लेख। इसरो के YouTube लाइव चैनल पर 80 लाख से ज्यादा लोगों के जुड़ने की सराहना की। छात्रों से G20 के तहत विश्वविद्यालयों में होने वाले कार्यक्रमों से जुड़ने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता पर डाला प्रकाश। पर्यटन को रोजगार सृजन का सबसे बड़ा क्षेत्र बताते हुए हाल में 2 भारतीय स्थलों के विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने पर देशवासियों को दी बधाई। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर जीव जंतुओं के संरक्षण, जल संरक्षण और स्वच्छता पर दिया खासा जोर। विश्व में बढ़ती भारतीय संस्कृति और संगीत की साख भी किया जिक्र। 11 राज्यों को 9 नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाई हरी झंडी। रेल यात्रा को आधुनिक, सुगम और अधिक आरामदायक बनाने की दिशा में अहम कदम। उन्नीसवें एशियाई खेलों में भारत का शानदार आगाज। रोइंग में 2 रजत और 1 कांस्य पदक किया हासिल। निशानेबाजी में महिला टीम ने जीता रजत, तो वहीं रमिता ने कांस्य पर साधा निशाना। भारतीय क्रिकेट महिला टीम बांग्लादेश को 8 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंची। और इंदौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच आज। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराने के बाद सीरीज जीतने के लिए टीम इंडिया के इरादे बुलंद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। देश दिन भर की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 11 राज्यों को वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी। पीएम मोदी ने इन ट्रेनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देश में आधुनिक कनेक्टिविटी विस्तार का ये अभूतपूर्व अवसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की ये गति और स्किल 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से बिल्कुल मैच कर रही है और यही आज का भारत चाहता है। पीएम ने जिन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई उनमें उदयपुर जयपुर वंदे भारत, तिरुनेलवेली मदुरै चेन्नई वंदे भारत, हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत, विजयवाड़ा चेन्नई वंदे भारत, पटना हावड़ा वंदे भारत, कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत, राउरकेला भुवनेश्वर पुरी वंदे भारत, रांची हावड़ा वंदे भारत और जामनगर अहमदाबाद वंदे भारत शामिल हैं। देश में आधुनिक कनेक्टिविटी के विस्तार का ये अभूतपूर्व अवसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की ये स्पीड और स्केल 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से बिल्कुल मैच कर रही है और यही तो आज का भारत चाहता है। आज एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होना भी इसी का उदाहरण है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हमारा लक्ष्य है कि देश के हर कोने में आम जनमानस तक वंदे भारत ट्रेन पहुंचे, जिससे कम समय में यात्री अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकें। वो दिन दूर नहीं जब वंदे भारत देश के हर हिस्से को कनेक्ट करेगी। मुझे खुशी है कि वंदे भारत एक्सप्रेस अपने उद्देश्य को बखूबी पूरा कर रही है। ये ट्रेन उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है जो सफर का समय कम से कम रखना चाहते हैं।
इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बाद हर क्षेत्र में महिलाओं की सफलता और योगदान की चर्चा की जा रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के आने के बाद हर सेक्टर में महिलाओं के योगदान और उनकी बढ़ती भूमिका की चर्चा हो रही है। आज कई रेलवे स्टेशनों का संचालन भी पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। मैं ऐसे प्रयासों के लिए रेलवे की सराहना करता हूं। देश की सभी महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए फिर से बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 105वीं कड़ी के जरिए देशवासियों से अपने विचार आज साझा किए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान G20 शिखर सम्मेलन और चंद्रयान-3 की सफलता का भी जिक्र किया। उन्होंने G20 के तहत विश्वविद्यालयों में होने वाले कार्यक्रमों से छात्रों से जुड़ने की अपील की। साथ ही पर्यटन को रोजगार सृजन का सबसे बड़ा क्षेत्र बताते हुए हाल ही में 2 भारतीय स्थलों के विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने का भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने आज बदलती वैश्विक परिस्थितियों और चुनौतियों के बीच गांधी जी के विचारों को प्रासंगिक भी बताया। भारत के चंद्रयान-3 मिशन की सफलता और G20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी इन दिनों चर्चा का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इन दोनों ऐतिहासिक घटनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि ज्यादातर लोगों ने इसी से संबंधित संदेश और पत्र भेजे हैं। एक तरफ जहां लाखों लोग चंद्रयान-3 के चांद पर उतरने के अलग अलग माध्यमों से साक्षी बने, वहीं दिल्ली का भारत मंडपम G20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी के लिए लोगों में लोकप्रिय हो गया। भारत ने अपनी अध्यक्षता में अफ्रीकी यूनियन को पूर्ण सदस्य बनाकर अपने नेतृत्व का परिचय दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉलेज के छात्रों से G20 के तहत विश्वविद्यालयों में होने वाले कार्यक्रमों से जुड़ने की अपील की। साल भर तक देश के अनेकों यूनिवर्सिटीज में G20 से जुड़े कार्यक्रम हुए। अब इसी श्रृंखला में दिल्ली में एक और एक्साइटिंग प्रोग्राम होने जा रहा है, G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के माध्यम से देश भर के लाखों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक दूसरे से जुड़ेंगे। इसमें IITs, IIMs, NITs और मेडिकल कॉलेजेस जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान भी भाग लेंगे। मैं चाहूंगा कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो 26 सितंबर को होने वाले इस कार्यक्रम को जरूर देखिएगा, इससे जरूर जुड़िएगा। भारत के भविष्य में, युवाओं के भविष्य पर इसमें बहुत सारी दिलचस्प बातें होने वाली हैं। मैं खुद भी इस कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। G20 समिट के दौरान भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा पर सहमति बनी। पीएम ने गलियारे का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले समय में ये विश्व व्यापार का आधार बनेगा। G20 की अध्यक्षता के दौरान 1 लाख से भी अधिक डेलीगेट्स भारत आए, जिससे उनकी रुचि भारत में बढ़ी। पीएम ने 27 सितंबर को होने वाले विश्व पर्यटन दिवस की चर्चा करते हुए कहा कि अगर कोई क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है तो वह है पर्यटन का क्षेत्र। पर्यटन को कुछ लोग सिर्फ सैर सपाटे के तौर पर देखते हैं, लेकिन पर्यटन का एक बहुत बड़ा पहलू रोजगार से जुड़ा है। कहते हैं सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई सेक्टर पैदा करता है तो वो टूरिज्म सेक्टर ही है। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने में किसी भी देश के लिए गुडविल, उसके प्रति आकर्षण बहुत मैटर करता है। बीते कुछ वर्षों में भारत के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ा है और G20 के सफल आयोजन के बाद दुनिया के लोगों का इंटरेस्ट भारत में और बढ़ गया है। साथियों, G20 में 1 लाख से ज्यादा डेलीगेट्स भारत आए।
वो यहाँ की विविधता, अलग अलग परंपराएं, भांति भांति का खान पान और हमारी धरोहरों से परिचित हुए। यहाँ आने वाले डेलीगेट्स अपने साथ जो शानदार अनुभव लेकर गए हैं, उससे टूरिज्म का और विस्तार होगा। शांति निकेतन और कर्नाटक के पवित्र होयसा मंदिरों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। पीएम मोदी ने इसके लिए देशवासियों को बधाई दी। कर्नाटका के जिन होयसड़ा मंदिरों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, उन्हें 13वीं शताब्दी के बेहतरीन आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। इन मंदिरों को यूनेस्को से मान्यता मिलना मंदिर निर्माण की भारतीय परंपरा का भी सम्मान है। भारत में अब वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज की कुल संख्या 42 हो गई है। भारत का प्रयास है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मान्यता मिले। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जब भी आप कहीं घूमने जाने की योजना बनाएं, तो ये प्रयास करें कि भारत की विविधता के दर्शन करें। आप अलग अलग राज्यों की संस्कृति को समझें, हेरिटेज साइट्स को देखें। इससे आप अपने देश के गौरवशाली इतिहास से तो परिचित होंगे ही, स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने का भी आप अहम माध्यम बनेंगे। G20 समिट के दौरान दुनिया भर के शक्तिशाली नेताओं ने राजघाट पर बापू को एक साथ श्रद्धांजलि अर्पित की थी। पीएम मोदी ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि बापू के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। इस तरह G20 ने जहां विश्व स्तर पर भारत की साख को बढ़ाने का काम किया है, वहीं चंद्रयान 3 की सफलता से भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक ऊंची छलांग लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पर्यावरण संरक्षण पर हमेशा से ही जोर रहा है और आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए इस बार भी पीएम मोदी ने जीव जंतुओं के संरक्षण, जल संरक्षण और स्वच्छता पर जोर दिया। पीएम ने लोगों से गांधी जयंती से एक दिन पहले हो रहे सबसे बड़े स्वच्छता अभियान से जुड़ने की अपील की। साथ ही त्योहारों के दौरान भारतीय उत्पाद खरीदने की भी बात कही। पर्यावरण और प्रकृति की समृद्धि के लिए वन्य जीव और जल का संरक्षण काफी जरूरी है। साथ ही वातावरण और आसपास की सफाई पर्यावरण को बचाने का एक अहम अंग है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की 105वीं कड़ी में जीव जंतुओं और जल के संरक्षण पर जोर दिया है। उन्होंने लोगों से जीवों पर करुणा दिखाकर अपना मित्र बनाने की अपील की। उन्होंने वन्य जीवों के संरक्षण के 2 उदाहरणों का जिक्र करते हुए कहा कि एक जंतु के संरक्षण से दूसरे जीव जंतु को बचाया जा सकता है। एक अनोखा प्रयास राजस्थान के पुष्कर में भी किया जा रहा है। यहाँ सुखदेव भट्ट जी और उनकी टीम मिलकर वन्य जीवों को बचाने में जुटे हैं। और जानते हैं उनकी टीम का नाम क्या है? उनकी टीम का नाम है कोबरा। एक खतरनाक नाम इसलिए है क्योंकि उनकी टीम इस क्षेत्र में खतरनाक सांपों का रेस्क्यू करने का काम भी करती है। इस टीम में बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं जो सिर्फ एक कॉल पर मौके पर पहुंचते हैं और अपने मिशन में जुट जाते हैं। सुखदेव जी की इस टीम ने अब तक 30,000 से ज्यादा जहरीले सांपों का जीवन बचाया है। तमिलनाडु के चेन्नई में ऑटो ड्राइवर एम राजेंद्र प्रसाद जी भी एक अनोखा काम कर रहे हैं। वो पिछले 25-30 साल से कबूतरों की सेवा के काम में जुटे हैं। खुद उनके घर में 200 से ज्यादा कबूतर है। वहीं इन पक्षियों के भोजन, पानी, स्वास्थ्य जैसी हर जरूरत का पूरा ध्यान रखते हैं। इस पर उनका काफी पैसा भी खर्च होता है, लेकिन वो अपने काम में डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने
संभल में अतिक्रमण के कारण विलुप्त हुई नदी के लोगों के प्रयास से पुनर्जीवित होने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सोत नदी को फिर से जीवित कर लोगों ने जन भागीदारी और सामूहिकता का शानदार उदाहरण दिया है। अमरोहा से शुरू होकर संभल होते हुए बदायूं तक बहने वाली ये नदी एक समय इस क्षेत्र में जीवनदायिनी के रूप में जानी जाती थी। इस नदी में अनवरत जल प्रवाहित होता था, जो यहाँ के किसानों के लिए खेती का मुख्य आधार था। समय के साथ नदी का प्रवाह कम हुआ। नदी जिन रास्तों से बहती थी वहां अतिक्रमण हो गया और ये नदी विलुप्त हो गई। नदी को मां मानने वाले हमारे देश में संभल के लोगों ने इस सोत नदी को भी पुनर्जीवित करने का संकल्प ले लिया। पिछले साल दिसंबर में सोत नदी के कायाकल्प का काम 70 से ज्यादा ग्राम पंचायतों ने मिलकर शुरू किया। ग्राम पंचायतों के लोगों ने सरकारी विभागों को भी अपने साथ लिया। आपको ये जानकर खुशी होगी कि साल के पहले 6 महीने में ही ये लोग नदी के 100 किलोमीटर से ज्यादा रास्ते का पुनरुद्धार कर चुके थे। गांधी जयंती पर स्वच्छता को लेकर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने लोगों से 1 अक्टूबर को होने वाले स्वच्छता के सबसे बड़े कार्यक्रम से जुड़ने का आह्वान किया। केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में स्वच्छता ही सेवा अभियान काफी जोर शोर से जारी है। इंडियन स्वच्छता लीग में भी काफी अच्छी भागीदारी देखी जा रही है। आज मैं मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। 1 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आप भी अपना वक्त निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में अपना हाथ बटाएं। आप अपनी गली, आस पड़ोस, पार्क, नदी, सरोवर या फिर किसी दूसरे सार्वजनिक स्थल पर इस स्वच्छता अभियान से जुड़ सकते हैं। और जहां जहां अमृत सरोवर बने हैं वहां तो स्वच्छता अवश्य करनी है। स्वच्छता की ये कार्यांजलि ही गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री ने गांधी जयंती पर लोगों से खादी का उत्पाद खरीदने की भी अपील की। साथ ही उन्होंने आने वाले त्योहारी सीजन में लोगों से भारत में बने उत्पाद खरीदने का आग्रह किया। स्थानीय उत्पाद खरीदने का फायदा हजारों विश्वकर्मा साथियों को मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जर्मनी की 21 साल की कैस्मी का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे भारतीय संस्कृति और भारतीय संगीत पूरे विश्व में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कैस्मी द्वारा गाए गए गीत भी शेयर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां G20 और चंद्रयान 3 का जिक्र करते हुए लगातार नई बुलंदियां छू रहे भारत की बात कही, वहीं ग्लोबल होती देश की कला और संस्कृति के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री ने जर्मनी में रहने वाली कैस्मी के बारे में बताया, जो जन्म से देख नहीं पाती लेकिन हर चुनौती का सामना हौसले से कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि जर्मनी के रहने वाली कैस्मी कभी भारत नहीं आई, लेकिन वो भारतीय संगीत की दीवानी है। प्रधानमंत्री ने कैस्मी द्वारा गाए गए एक सुरीले गीत को भी साझा किया। कंठमालम शरच्चंद्रभालम महादैत्यकालम नभो नीलकायम तुरावरमायम सुपन्मा सहायम भजेहम। प्रधानमंत्री ने बताया कि सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि कैस्मी कई सारी भारतीय भाषाओं में गाने में महारत हासिल कर चुकी है। प्रधानमंत्री ने कन्नड़ में गाए गए कैस्मी के एक गीत को भी साझा किया। नम्मा वचना बहुवचना नुडीरु कन्नड नडेरु कन्नड नम्मा वचना बहुवचना ನುಡಿಡು ಕನ್ನಡ ನಡೆಡು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति और संगीत को लेकर जर्मनी की कैसमी के इस जुनून की मैं हृदय से सराहना करता हूं। उनका ये प्रयास हर भारतीय को अभिभूत करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सहायम भजे हम। और बुलेटिन में इसी बीच वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। नई दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज समापन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न कानूनी विषयों पर सार्थक संवाद और चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना, विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना और कानूनी मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझ को मजबूत करना है। देश में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन में उभरते कानूनी प्रचलन, सीमा पार मुकदमेबाजी में चुनौतियां, कानूनी प्रौद्योगिकी, पर्यावरणीय कानून आदि विषयों पर चर्चा जारी है। श्रमिकों के कल्याण के मद्देनजर रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट किया। उसमें लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार सभी श्रमिकों के कल्याण के प्रति संवेदनशील है। इसको ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय में ये निर्णय लिया गया है कि बीआरओ प्रोजेक्ट्स के निर्माण कार्य के दौरान अल्प अवधि के लिए काम करने वाले श्रमिकों की अगर किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो उनका पार्थिव शरीर उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। पार्थिव शरीर उनके घर तक पहुंचाने में जो भी खर्च होगा वो सरकार वहन करेगी। उनके अंतिम संस्कार में होने वाले व्यय की राशि भी बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं पर और उनसे सटे दुर्गम इलाकों में सड़क निर्माण कार्य में अपना पसीना बहाने वालों का महत्व एक सैनिक से कम नहीं है, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। और अब बात खेलों की करेंगे। चीन के हांगझू में चल रहे 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना खाता खोल लिया है। भारत की महिला निशानेबाजों ने भारत को पहला पदक दिलाया। भारत की मेहुली घोष, रमिता और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में रजत पदक पर अपना निशाना साधा। भारत की महिला निशानेबाज रमिता ने निशानेबाजी में दूसरा पदक दिलाया। रमिता ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। वहीं भारत की ही मेहुली घोष 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। वहीं भारत के लिए दूसरा रजत पदक अर्जुन लाल और अरविंद सिंह ने रोइंग में जीता। अर्जुन और अरविंद की जोड़ी ने पुरुषों के लाइट वेट डबल स्कल्स में रजत पदक जीतने में सफलता पाई। भारत की पुरुष एथ टीम ने रोइंग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के नीरज, नरेश, नीतीश, चरणजीत, जसविंदर, भीम, पुनीत और आशीष की टीम ने रजत पदक पर अपना कब्जा जमाया। वहीं रोइंग में भारतीय खिलाड़ियों ने कांस्य पदक के रूप में दूसरा पदक हासिल करने में भी सफलता हासिल की। बाबूलाल यादव और लेखराम की पुरुष जोड़ी ने कांस्य पदक
हासिल किया। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। आज बांग्लादेश के साथ खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज करके फाइनल में प्रवेश किया, जहां बांग्लादेश महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी। बांग्लादेश ने भारत को जीत के लिए 52 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे भारत ने मात्र 70 गेंद शेष रहते हुए ही हासिल कर लिया। वहीं स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने एशियाई खेलों में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी देश के लिए मेडल लेकर आएं और देश का नाम रोशन करें। मेरा भारत महान, हमारे खिलाड़ियों ने देश का गौरव हमेशा बढ़ाया है। मैं अपने स्पेशल ओलंपिक्स भारत की तरफ से, अपनी तरफ से अपने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देती हूं कि ये गौरव बने और भारत का नाम रोशन करे और मेडल्स लेके आए, अपने प्रयासों में सफल हो। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।